नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आज बहुत दिनों बाद आपका शर्मा एजुकेशन में स्वागत करता हूं। किसी कारणवश आप लोगों को हमारे चैनल्स पर किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं मिल पा रही थी और आपके जो फिजिक्स वाले सर हैं वो किसी कारण से आपको वीडियोस उपलब्ध नहीं करा रहे थे। तो आज हम आपके लिए फिजिक्स की आगे की सीरीज़ लेकर आए हैं जो आपका मेजरमेंट यानी कि मापन वाला जो टॉपिक आपके साहिल पटेल सर जी जो पढ़ा रहे थे उसकी सीरीज़ में मैं अगला वीडियोस आज आपके लिए लेके आया हूं जो फिजिक्स में, जिसमें आज हम व्युत्पन्न मात्रक, बिमी सूत्र और कुछ ऋणात्मक और धनात्मक घातें और कुछ इकाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमें आशा है आप लोगों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी और इसी तरह आप लोग करते रहिए और हम भी आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस उपलब्ध कराते रहेंगे। और कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से हम आप लोगों के लिए ये सेवाएं करने में असमर्थ हो पा रहे थे, पर अब कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियोस हैं ये हम टाइम से आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट की उपलब्ध कराते रहें। और आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि अभी रेलवे ने ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम परीक्षा निर्धारित की है वो जुलाई में निर्धारित की है, उसके लिए ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी की हमारे चैनल पे सीरीज चल रही है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसलिए सो गाइस, आप लोग इसको नोट्स बनाते जाइए, हर वीडियोस को प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाइए और उसके साथ साथ में उसे कंप्लीट भी करते जाइए। तो आशा है कि ये जो सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है ये चैनल पर सीरीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर सब्जेक्ट की वीडियोस रेगुलर रूप से उपलब्ध कराता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स का अगला पार्ट जो मेजरमेंट में आप लोगों की इकाइयाँ चल रही थी। देखिए, पिछला अगर रिवाइज करें तो आपके पटेल सर ने आप लोगों को सदिश और अदिश राशियों के बारे में जानकारी दी थी कि हमारे मेजरमेंट में, मापन में कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो सदिश होती हैं, जिसमें मात्रा परिणाम के साथ साथ में दिशा होती है वो सदिश होती है, और जिसमें केवल दिशाएं नहीं होती, मात्रा और परिणाम निर्धारित होते हैं वो अदिश राशियाँ होती हैं। सीधी सी बात है, अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिसमें किसी भी चीज़ के लिए एक निर्धारित दिशा की रखी जाती है, और अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें किसी भी मात्रक का दिशा निर्धारित नहीं किया जाता है। जैसे कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है लेकिन भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान एक क्या है? द्रव्यमान, ये जो द्रव्यमान होता है ये द्रव्यमान को अदिश राशि में हम रखते हैं और भार जो होता है उसे हम सदिश राशि में रखते हैं। तो देखिए, द्रव्यमान क्या कहलाता है? उस वस्तु को बनाने में जो मात्रा लगी है उसका जो मात्रा है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। और भार क्या होता है? भार होता है उसका द्रव्यमान यानी कि जो मात्रा लगी है और प्लस में जो जी का मान, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो द्रव्यमान के साथ में गुरुत्वाकर्षण जुड़ा है और गुरुत्वाकर्षण की एक निश्चित दिशा होती है कि वो जी का मान नीचे की ओर ही लगता है, इसमें एक निश्चित दिशा है। तो सीधी सी बात है, सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिसमें परिणाम मात्रा के साथ साथ उसमें दिशा निर्धारित होती है, और जिसमें दिशा निर्धारित नहीं होती है वो अदिश राशि होती है। इसलिए द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है और भार एक क्या है? सदिश राशि है। तो इसी तरह से मुझे आशा है कि जो पिछली यूनिट में, इकाई में जो फिजिक्स में हुआ था सदिश और अदिश के बारे में, वो आप लोगों को भरपूर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आज हम चर्चा करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कुछ इकाइयां हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो 10 की घातों के रूप में होती हैं। आज हम पढ़ेंगे 10 की घात। 10 की घात का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा 10 की घातों में आपने कहीं डेका, कहीं नैनो, कहीं मैक्रो, कहीं पेंटा, ये सुने होंगे और बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसमें हम आज देखते हैं और आज आपकी कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले ऋणात्मक देखते हैं। क्या देखते हैं? ऋणात्मक वाली जो घातें हैं उनको देखते हैं। चलिए, सबसे पहले एक ट्रिक देखते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप उन घातों को बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर
फेंका एटम बम। ठीक है, किसकी? डेसी और सेंटी, डेसी और सेंटी की मिन्नत पर। ठीक है, डेसी और सेंटी की मिन्नत पर क्या हुआ? माने पिताजी पर फेंका क्या? एटम बम। फेंका एटम बम। ये है ट्रिक। इस ट्रिक के द्वारा आप आने वाली जो 10 की ऋणात्मक जितनी भी घातें हैं उन सबको याद रख सकते हैं। जैसे डेसी, डेसी का मतलब है डेसी। ठीक है, डेसी का सीधा अर्थ लेंगे हम डेसी। ठीक है, डेसी। और डेसी को क्या लिखते हैं? 10 की पावर -1। क्या लिखते हैं? 10 की पावर -1। सेकेंड है सेंटी, सेंटी को सेम सेंटी लेंगे। सेंटी को क्या बोलते हैं? 10 की पावर -2। क्या बोलते हैं? 10 की पावर -2। डेसी और सेंटी की मिन्नत पर, मिन्नत का मतलब है मिली। क्या है? मिन्नत का मतलब है मिली। और मिली को कैसे दर्शाते हैं? 10 की पावर -3 की मिन्नत पर माँ का मतलब माइक्रो। क्या होता है? माइक्रो को हम कैसे दर्शाते हैं? 10 की पावर -6। क्या? 10 की पावर -6 ने पिताजी का मतलब सॉरी अभी ने छूट गया। ने का मतलब नैनो। क्या हुआ? ने का मतलब नैनो, और नैनो को 10 की पावर -9। पिताजी का मतलब पेंटो। पिताजी मतलब पेंटो मतलब 10 की पावर -12। पर फेंका का मतलब फेमटो। क्या होता है? फेमटो को क्या बोलते हैं? 10 की पावर -15। एटम का मतलब एटो, और एटो को क्या है? 10 की पावर -18। ये है आपकी निर्धारित 10 की घातें जो ऋणात्मक होती है। क्या है? एक बार और देख लेते हैं 10 की घातें जो ऋणात्मक लगी होती हैं। ट्रिक क्या है? डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। ठीक है, डेसी और सेंटी दो नाम के व्यक्ति हैं। डेसी और सेंटी, उनकी मन्नत है। मिन्नत पर मतलब उनकी माँ ने उनकी मन्नत रखी है, और पिताजी ने रोका होगा तो उनने पिताजी पर क्या कर दिया? फेंक दिया क्या? एटम बम। ये इसकी ट्रिक है। तो उससे बना लेना है। डेसी का मतलब डेसी 10 की पावर -1। सेंटी का मतलब सेंटी 10 की पावर -2। डेसी और सेंटी की मिन्नत का मतलब मिली यानी कि 10 की पावर -3। डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ का मतलब माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। इसके अलावा ने यानी कि नैनो यानी 10 की पावर -9। और पिताजी यानी पेंटो नहीं पीको, सॉरी क्या है? पीको। पिताजी यानी पीको मतलब 10 की पावर -12। और फेमटो मतलब 10 की पावर -15। और फिर एटम का मतलब एटो 10 की पावर -18। ये जो घातें हैं इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? आप इन सभी को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में, विशेषकर रेलवे एग्जाम में और जिन एग्जामों में साइंस आती है वो यूनिट से यहाँ से क्वेश्चन डालता है, इसलिए इनको अच्छे से करना है। चलिए, अभी हमने देखा ऋणात्मक, अब हम देखेंगे क्या? धनात्मक घातें। तो धनात्मक घातों में हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। धनात्मक, इसकी ट्रिक्स क्या है दोस्तों? दिख रहा होगा सभी को? हाँ, देखिए इसकी ट्रिक क्या है? डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं। ठीक है, क्या है? डेकू और हेकू की मैगी
डेकू और हेकू की मैगी क्या है? टेस्टी है। ठीक है, टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं, पर एक्सीलेंट नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या है? डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे देखेंगे। देखिए, डेकू और हेकू दो व्यक्ति यहाँ भी हैं, उनने मैगी बनाई और उनकी मैगी कैसी है? टेस्टी है, पर ऐसी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट, बहुत ज़्यादा ऐसी भी नहीं है। तो देखते हैं, डेकू का मतलब होता है डेका, क्या बोलते हैं? डेका। और डेका को क्या? 10 की पावर 1, क्या बोल सकते हैं इसे? 10 की पावर 1। हेकू का मतलब हेक्टा, क्या बोलते हैं? हेक्टा। हेक्टा मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, चाहे इसे हेक्टो भी बोल सकते, हेक्टो, डेका, हेक्टो। ठीक है, फिर इसके बाद डेकू और हेक्टो, डेकू यानी डेका, हेकू यानी हेक्टो, की यानी किलो, क्या? की यानी किलो। किलो को आपको पता है क्या होता है? 10 की पावर 3। इसके बाद मैं का मतलब मेगा, मैं का मतलब क्या होता? मेगा। मेगा का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 6। गी का मतलब गीगा, और गीगा का मतलब 10 की पावर 9। टेस्टी, टेस्टी का मतलब क्या हुआ? टेरा, और टेरा का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 12। टेस्टी का मतलब टेरा, टेरा का मतलब 10 की पावर 12। इसके बाद टेरा के बाद टेस्टी है पर का मतलब पेंटा, क्या हुआ? पेंटा, पेंटा मतलब 10 की पावर 15। फिर हुआ एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब एक्सा, क्या हुआ? एक्सा, और एक्सा का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 18। ये हुए आपकी धनात्मक घातें। तो इन दो ट्रिकों के माध्यम से आप ऋणात्मक और धनात्मक घातों को रख सकते हैं। कैसे? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ऋणात्मक घात क्या कहती है कि डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। किसकी? डेसी और मेंटी की मन्नत पर, डेसी और सेंटी की मन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। डेसी यानी डेसी मतलब डेसी, डेसी यानी 10 की पावर -1। सेंटी यानी सेंटी 10 की पावर -2। डेसी और सेंटी की मन्नत यानी मिली 10 की पावर -3 पर माँ ने, माँ का मतलब माइक्रो 10 की पावर -6, ने यानी नैनो 10 की पावर -9, पिताजी यानी पिताजी यानी पीको यानी 10 की पावर -12, और पर फेंका यानी फेमटो 10 की पावर -15, और एटम यानी एटो यानी कि 10 की पावर -8। तो ये ऋणात्मक है जिनको आप 18 तक याद रखें। धनात्मक में डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं? डेकू यानी डेकू से बनेगा डेका यानी 10 की पावर -1, और हेकू यानी हेक्टो 10 की पावर -2, की यानी किलो 10 की पावर -3, मैं से मेगा 10 की पावर -6, गी का मतलब गीगा, गीगा 10 की पावर -9, टेस्टी का मतलब टेरा 10 की पावर -12, 10 की पावर 12, और फर यानी पेंटा 10 की पावर 15, और एक्सीलेंट यानी एक्सा 10 की पावर 18। ये हुए आपकी धनात्मक और ऋणात्मक घातें जो 10 पे लगी होती हैं, और ये पूछता है कि इनको किस नामों से जानते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं।
देखिए दोस्तों, इस तरह से एग्जाम में वो यूनिट पूछता है, और अगर कभी यूनिट नहीं पूछा तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी बना देता है। वो न्यूमेरिकल कैसे बनता है, जैसे बोल दे पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए। जैसे क्वेश्चन वो लिख दे, क्वेश्चन है पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए। ठीक है, इस तरह से वो क्वेश्चन दे देगा। अब आपको इसको कैसे करना है, देखिए बोला क्या है, पीको का मतलब क्या है, पीको का मतलब 10 की पावर -12 और नैनो का मतलब 10 की पावर -9। तो याद रखना, जब इस टाइप से आए आपको करने के लिए न्यूमेरिकल और आपको बदलना हो, तो याद रखना जिसको बदलना है क्या है, जिसको बदलना है उसको ऊपर लिखना है, बटे जिसमें बदलना है वो नीचे करना है आपको। ठीक है, जिसको बदलना है और जिसमें बदलना है। ठीक है, जैसे पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए, इसमें बदलना है, किसको बदलना है, इसको बदलना है। तो पिको यानी 10 की पावर -12 बटे नैनोग्राम में बदलना है तो 10 की पावर -9 किया, ये किया। इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 9, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का ज़्यादा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 नैनोग्राम। ये आपका बदल गया। इस तरह से आपको बदलना है, जिसको बदलना है वो ऊपर रखना है, जिसमें बदलना है वो नीचे रखना है और सीधे काट पीट के निकाल देना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन और है, जैसे 1000 मेगावाट 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदलिए। किसको, गीगावाट में। 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदलिए। तो देखिए कैसे बदलेंगे, हमने बोला क्या है, जिसको बदलना है वो ऊपर रहेगा। 1000 मेगावाट तो हमने लिखा 1000, फिर क्या लिखा है मेगावाट की यूनिट क्या होती है 10 की पावर 6, ये होती है ना बेटा। गीगावाट में यानी 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये 10 की पावर 6 है और 3 और है, तो ये 3 और 6 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 बटे 10 की पावर 9। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा, 1 बचा, यानी 1 गीगावाट आ गया। ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों इस टाइप से आपकी इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, जो आपकी अभी घातें पढ़ाई हमने ऋणात्मक और धनात्मक। मेन आपको न्यूमेरिकल ही इसके लगाने हैं, क्योंकि इससे अधिकतर न्यूमेरिकल ही पूछता है। कभी बाय द वे वो सीधे घातों के नाम पूछ लेता है कि 10 की पावर -9 है तो उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वो उसका मकसद यही होता है कि मैं इससे कितने ज़्यादा न्यूमेरिकल बना सकूं, इसलिए न्यूमेरिकल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। सीधी सी बात है, सभी घातों को याद रखिए। सभी घातों को जब याद रखेंगे फिर ये सूत्र याद रखिए। ये सूत्र अगर आपको याद रहा, कैसा भी वो दे दे आप लगा लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम कुछ देखते हैं लंबाई के मात्रक, उसके लंबाई के मात्रक। चलिए लंबाई के मात्रक में आपने बहुत सारी लंबाई के मात्रक देखे होंगे, जैसे एंगस्ट्रान,
एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉन, ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, ये होता है 10 की पावर -10 मीटर, ये यूनिट होती है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है और पूछी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनाता है, ये पूछता है इससे हम नापते क्या हैं, तो याद रखना इससे प्रकाश की क्या नापते हैं, तरंग दैर्ध्य नापते हैं, ठीक है। इससे प्रकाश की क्या करते हैं, तरंग दैर्ध्य नापते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या करते हैं, तो याद रखना इसके अलावा परमाणु की त्रिज्या नापी जाती है, क्या करी जाती है, परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या मापने का की जो इकाई है वो क्या है, एंगस्ट्रॉन है, ठीक है। किससे नापते हैं हम, एंगस्ट्रॉन से नापते हैं। चलिए ये हुआ एक एंगस्ट्रॉन। अब इसी प्रकार से एक लंबाई का मात्रक होता है, एक फर्मी मीटर, क्या होता है, फर्मी मीटर, ठीक है। तो एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर, ये इसका मान होता है एक फर्मी का, ठीक है। इससे हम नापते क्या हैं, तो याद रखना नाभिक की त्रिज्या नापते हैं, क्या नापते हैं, नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। तो याद रखना जैसे एक परमाणु है, ठीक है, एक परमाणु है, परमाणु में आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं और ये नाभिक होते हैं। तो इसका जो बीच होता है, तो याद रखना इसकी जो त्रिज्या होती है परमाणु की, वो हम नापते हैं किससे, एंगस्ट्रॉन से। और इसका ये जो नाभिक होता है बीच का, इसकी त्रिज्या जो नापी जाती है वो किससे नापी जाती है, फर्मी मीटर से नापी जाती है। तो नाभिक की त्रिज्या नापने के लिए फर्मी मीटर का उपयोग किया जाता है और एक फर्मी बराबर 10 की पावर -15 होता है। अगला एक माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोन या माइक्रोमीटर, माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो याद रखना एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर, क्या होता है, 10 की पावर -6 मीटर। इससे नापते क्या हैं, तो याद रखना अति सूक्ष्म जो जीव है जिनको हम नहीं देख सकते हैं, अति सूक्ष्म जीव जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, अति सूक्ष्म जीवों का आकार नापना। अगर अति सूक्ष्म जीवों का आकार देखना है या नापना है तो हम इसी से करते हैं, नापते हैं, या तो फिर कोशिका, ठीक है, क्या होती है, कोशिका। तो ये जो कोशिका की जो त्रिज्या होती है, कोशिका की त्रिज्या, तो कोशिका की त्रिज्या नापने में भी किसका प्रयोग करते हैं हम, माइक्रोन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी यूनिट होती है, तो होती है नैनोमीटर। कौन सी, नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर की यूनिट क्या होती है, 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -9 मीटर। इससे क्या होता है, तो याद रखना इससे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नापते थे एंगस्ट्रॉन को, और इससे अन्य विकिरणों की तरंग दैर्ध्य मापते हैं, अन्य विकिरणों की तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अन्य विकिरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो इसी से नापी जाती है। इसके अलावा एंगस्ट्रॉन से हम परमाणु की त्रिज्या नापते थे और यहाँ पर हम अणु की त्रिज्या नापते हैं। क्या, अणु की जो त्रिज्या नापी जाती है वो किससे नापी जाती है आपकी, वो नापी जाती है नैनोमीटर से, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ लंबाई की मात्रक, एंगस्ट्रॉन हो गया, फर्मी मीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर -10 मीटर, जिसमें इससे हम क्या करते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और परमाणु की त्रिज्या, इन चीज़ों को मापते हैं। एक फर्मी मीटर बराबर 10 की पावर -15 मीटर होता है और इससे हम क्या करते हैं, नाभिक की त्रिज्या नापते हैं। क्या करते हैं, जो परमाणु का जो नाभिक होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसको निकालते हैं हम किससे, फर्मी मीटर से। इसके अलावा एक माइक्रोन का मान होता है 10 की पावर -6 मीटर,
और इससे क्या करते हैं, इससे हम अति सूक्ष्म जो जीव हैं, ऐसे जीव जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देख सकते हैं। तो उनका जो आकार होता है अति सूक्ष्म जीवों का, इससे नापते हैं। या तो फिर हमारे अंदर जो पाई जाने वाली कोशिकाएँ हैं उनकी जो त्रिज्या होती है उसको नापने के लिए भी हम माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, और इसके द्वारा हम कोई भी अन्य विकिरण है, प्रकाश को छोड़ करके कोई भी अन्य विकिरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य नापते हैं। इसके अलावा इसमें अणु की त्रिज्या भी इससे मापी जाती है, नैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो ये थे दोस्तों लंबाई के मात्रक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मापन की पद्धतियाँ। मापन पद्धति, चलिए देखिए मापन अगर पद्धति की अगर हम बात करें तो मापन पद्धति को हम दो भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। ठीक है, कौन सी दो भागों में? एक क्या बोलते हैं, FPS पद्धति, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं FPS पद्धति, और एक को बोलते हैं CGS पद्धति। ये क्या है आपकी CGS पद्धति है। ठीक है, ये जो FPS जो ये जो पद्धति है ये ब्रिटिश पद्धति है, याद रखना। क्या है, ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, ये कहाँ की है, ब्रिटिश पद्धति है। और ये है फ्रेंच पद्धति। क्या है ये फ्रेंच पद्धति। ठीक है, याद रखना ये जो पद्धति है यानी कि नीति है नापने की, मापन की, ये ब्रिटिश से आई थी और ये फ्रेंच आई है यानी कि फ्रांसीसी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, F का मतलब होता है फुट, F का मतलब क्या होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। फुट से क्या मापते हैं हम, फुट से हम लंबाई मापते हैं, फुट से हम क्या मापते हैं, लंबाई मापते हैं। पाउंड से हम द्रव्यमान मापते हैं, और सेकंड से हम क्या करते हैं, समय मापते हैं। सेकंड से हम क्या करते हैं, समय का मापन करते हैं। ठीक है, तो फुट पाउंड FPS पद्धति जो होती है ब्रिटिश पद्धति है। FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। फुट से हम किसी भी पदार्थ की या किसी भी वस्तु की लंबाई नापते हैं, पाउंड से द्रव्यमान उसका नापा जाता है, और सेकंड क्या है, समय है। इसके अलावा CGS को देखते हैं। तो CGS ये फ्रेंच पद्धति है। ठीक है, कौन सी है, फ्रेंच पद्धति है। इसमें C का मतलब होता है सेंटीमीटर, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। इसमें भी हम सेंटीमीटर किसकी है, लंबाई का मात्रक है, लंबाई का। ग्राम ये द्रव्यमान का है, द्रव्यमान का है, और सेकंड क्या है, समय का मात्रक है। क्या है ये है आपका समय का मात्रक। इसके बाद समय के साथ CGS का विस्तृत रूप आया। CGS का विस्तृत रूप यानी बड़ी इकाई। जो विस्तृत रूप आया वो क्या आया, इसका जो विस्तृत रूप आया वो आया MKS। क्या, MKS पद्धति आई। ठीक है, ये फ्रेंच ही हैं सब। MKS, M का मतलब होता है, M का मतलब मास यानी द्रव्यमान, K का मतलब लंबाई को किलोमीटर, और S का मतलब सेकेंड। ये क्या है, M द्रव्यमान। ठीक है, M क्या है, द्रव्यमान, जिसे हम किस में MKS M का मतलब है मीटर। ठीक है, और K का मतलब है किलोग्राम, और S का मतलब है सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, इससे मापते हैं, बड़ी पद्धति है मीटर, किलोग्राम, ये है किलोग्राम,
किलोग्राम और ये है सेकेंड। क्या है ये? सेकेंड। ये है इसका क्या? विस्तृत रूप। अब क्या हुआ? अब MKS के बाद इसका भी विस्तृत रूप आया, MKS का विस्तृत रूप, MKS का विस्तृत रूप आया। अब जब ये विस्तृत रूप आया तो इसके लिए 1960 में क्या हुई? संधि हुई। 1960 में क्या हुई? संधि हुई। ठीक है, इसके लिए मापन के लिए MKS का जब विस्तृत रूप आया तो इसके लिए एक संधि की गई, अंतर्राष्ट्रीय संधि, और उसे लागू कब किया गया? 1967 में जो संधि हुई, 1967 में क्या किया गया? इसे लागू किया गया। और जब लागू किया गया तो इस संधि में क्या हुआ? इसका विस्तृत रूप बनाया गया SI। क्या हुई? SI पद्धति। कौन सी आई? SI पद्धति। ठीक है, सिस्टमी इंटरनेशनल। ठीक है, SI का मतलब सिस्टमी इंटरनेशनल, यानी SI जो पद्धति है इसका ये माना है, किसे बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति। ठीक है, ये इस तरह से SI पद्धति आई। तो ये है मापन पद्धतियाँ। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले मापन की दो पद्धतियाँ आई, एक FPSI और एक CGSI। FPS ये ब्रिटिश पद्धति थी। ठीक है, यानी कि जो UK है, यूनाइटेड किंगडम की पद्धति थी। FPS का पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकेंड। फुट को मापते हैं हम, फुट जो होता है लंबाई का मात्रक होता है, पाउंड द्रव्यमान का होता है, और सेकेंड समय का मात्रक होता है। लेकिन दूसरी जो पद्धति थी उसे CGS पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये जो CGS पद्धति थी, ये CGS पद्धति ये फ्रेंच थी, यानी फ्रेंच से आई थी, और CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर जो होती है वो लंबाई का मात्रक होता है, ग्राम द्रव्यमान का, और सेकेंड समय का मात्रक होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ ही CGS का विस्तृत रूप आ गया। CGS का जो विस्तृत रूप आया वो आया MKS। MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर को मीटर लंबाई का मात्रा, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रा, और सेकेंड समय का मात्रा। इसके बाद MKS समय के साथ बीतता गया। MKS का भी एक विस्तृत रूप आया जिसमें एक संधि की गई विश्व में, जो 1960 में एक संधि हुई थी, जिसे 1967 में लागू कर दिया गया। और इस पद्धति का नाम था SI पद्धति, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति के नाम से जाना जाता है। वैसे MKS पद्धति का ही रूप है SI पद्धति। जो MKS पद्धति होती है वही सेम SI पद्धति है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय यानी SI पद्धति कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने देखी मापन की पद्धतियाँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने मापन के चैप्टर में आपने बीमी सूत्र का नाम सुना होगा कि आखिरकार बीमी सूत्र होते क्या हैं। तो देखिए, इससे पहले आपको पटेल सर ने फिजिक्स में बताया होगा कि हमारे जो मात्रक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, वैसे बताए तो उन्हें तीन होंगे, एक व्युत्पन्न मात्रक, एक मूल मात्रक और एक पूरक मात्रक। तो याद रखना, जो बीमी सूत्र होते हैं, यानी कि इसे लिख सकते हैं बीमी सूत्र। ठीक है, तो बीमी सूत्र आखिर होते क्या हैं? तो याद रखना, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध बताने वाले जो सूत्र होते हैं वो बीमी सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि, ठीक है, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक से मूल मात्रक
व्युत्पन्न मात्रक से मूल मात्रक का संबंध बताने वाले सूत्र, संबंध बताने वाले जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? विमीय सूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विमीय सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने बोला दो प्रकार की मात्रक होते हैं में मुख्य रूप से, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। तो जो मूल मात्रक है और व्युत्पन्न मात्रक है, दोनों को जब एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उनमें जो संबंध बनता है वही होता है क्या? विमीय सूत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विमीय सूत्र आखिर होते क्या। ये जो विमीय सूत्र होते हैं, विमीय सूत्र 3 पदों से निर्धारित होते हैं। वो 3 पद कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, ये जो 3 पद हैं वो है, एक है m, एक है l और एक होता है t। कौन कौन से? m, l और t। m क्या है? m होता है द्रव्यमान। m क्या होता है? द्रव्यमान। l क्या होता है? l के अंतर्गत हम बोल सकते हैं लंबाई, चाहे लंबाई हो तो उसे l कहेंगे, चौड़ाई हो, चौड़ाई को भी l से ही नापते हैं, लंबाई ही नापते हैं, चाहे ऊंचाई हो, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, इसके अलावा दूरी, इसके अलावा विस्थापन, ये कुछ भी आए सभी की मात्रक इकाई क्या होगी? l होगी। और t का मतलब होता है समय। t का मतलब क्या होता है? समय। तो ये तीन चीज़ें क्या करती हैं? निर्धारित करेंगे हमारे किसी विमीय सूत्र को। यानी कि हम किसी विमीय सूत्र को अगर बनाएंगे तो हमें इन 3 पदों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसमें क्या होते हैं? इसमें 3 पद होते हैं। कितने होते हैं? 3 पद होते हैं। वो कौन कौन से 3 पद हैं? m, l और t। कौन कौन से 3 पद होंगे? m, l और t। इन तीनों पदों के बीच में जो संबंध हम इसमें बताएंगे वही हमारा क्या होता है? विमीय सूत्र होता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम विमीय सूत्र की आखिरकार कैसे बनाते हैं। देखिए अच्छे से समझिएगा, विमीय सूत्र अगर समझ में आ गए तो टफ नहीं है, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा ये टफ माने जाते हैं। पर मुझे आशा है कि पढ़ाने के बाद आप लोगों को ये सब चीज़ें आपको ईजी लगेंगी। तो चलिए देखते हैं आखिर ये होते क्या हैं। चलिए देखिए, जैसे हम देखें कि एक सूत्र होता है क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सभी को आपको पता होगा, लंबाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये जो लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो इसमें लंबाई, ये जो 3 पद हमने बताए हैं, इन 3 पदों में से लंबाई का जिक्र कहाँ किया गया है? लंबाई को हम कैसे मापते हैं? l से मापते हैं। तो हमने एक l रखा, गुणे लगा है, गुणा का चिन्ह लगाया, मल्टीपल लगाया, चौड़ाई आया। चौड़ाई को भी हम कैसे मापते हैं? l से मापते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्रफल में और कुछ आया है क्या? नहीं आया ना, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। लेकिन हमने बताया था इसमें 3 पद होते हैं, m, l और t। तीनों पद तो नहीं है, सिर्फ l का जिक्र किया गया है, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो m कैसा है? 0 है, m का जिक्र नहीं है तो m 0 हो गया। l कितने हैं इसमें? 2l है, तो l स्क्वायर कर दिया। t का इसमें जिक्र हुआ है क्या? नहीं हुआ, तो t 0। क्या हो गया? t 0 हो गया। तो इसका मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक क्या बनेगा? ऐसा ही मात्रक की अगर बात करें तो इसका बनेगा, देखो ये तो 0 है, ये है और ये 0 है, लेकिन ये स्क्वायर है। तो लंबाई को कैसे मापते हैं? मीटर में मापते हैं, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर। इसलिए आपने देखा होगा किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल नापते हैं या निकालते हैं तो जितना भी आया, जैसे मान लो 70 आया तो 70 मीटर, 70 मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है क्षेत्रफल का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो था क्षेत्रफल का। आगे देखते हैं आयतन। आयतन जो होता है, आयतन का सूत्र होता है, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? लंबाई को भी l से, चौड़ाई को भी l से और ऊंचाई को भी l से, यानी 3l आ गए। लेकिन m का जिक्र फिर से नहीं हुआ, l 3 है, और t का जिक्र फिर से नहीं हुआ, तो t भी 0 है।
तो यहाँ पर ऐसा ही मात्रक इसका क्या बनेगा, इसका मतलब बनेगा मीटर क्यूब। क्या बनेगा, मीटर क्यूब। यानी L कितना है, 3 है, और L को यानी लंबाई को मीटर से नापते हैं तो मीटर लिखा, और मीटर L में 3 है तो यहाँ मीटर में भी 3 लगा दिया। तो इस तरह से ऐसा ही मात्रक इसका क्या बना, मीटर क्यूब बना। इसके अलावा हमने देखा क्षेत्रफल, आयतन। अब देखते हैं घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। चलिए, द्रव्यमान कैसे मापते हैं, m से मापते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान की जगह m रखा। आयतन का भी सूत्र निकाले हो, कितने L हैं, 3 है, तो L3 रख दिया। ठीक है, T आया है क्या, नहीं आया। तो यहाँ पर क्या इसका भी सूत्र बनेगा, m तो आया है लेकिन एक बार आया, 1 की घात हम कभी लिखते नहीं हैं, m पर लिख देंगे। L नीचे है ना, जब ऊपर आएगा तो माइनस को हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। और T कितना है, 0 है, तो T कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। T कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा, इसका ऐसा ही मात्रक बनेगा। m को कैसे मापते हैं, m को कैसे मापते हैं बताइए। m जो होता है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम। किसमें होती है, किलोग्राम। तो इसको किलोग्राम प्रति, क्योंकि बटे में है ना, प्रति मीटर क्यूब, ये होती है यूनिट। किसी की भी अगर आप घनत्व निकालेंगे तो उसमें किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं, दिख रहा है ना दोस्तों। आगे देखते हैं चाल या वेग। चाल या वेग बराबर क्या होता है, चाल या वेग बराबर क्या होता है, तो याद रखना, चाल या वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। चलिए, दूरी कैसे मापते हैं, L से मापते हैं, समय को T से मापते हैं। M का जिक्र हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो M 0 है यहाँ पर, L 1 है, और T, लेकिन T नीचे है, ऊपर आएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा, इसका ऐसा ही मात्रक बनेगा। L भर है तो L को कैसे, मीटर से, मीटर, और T नीचे है तो क्या बन जाएगा, सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये किसका हो गया, चाल व वेग का हो गया। चाहे चाल निकालना हो या वेग निकालना हो, दोनों का होता है दूरी बटे समय, और दूरी बटे समय से LT-1 यानी कि मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद अगला देखते हैं त्वरण। अगला क्या होता है, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है दोस्तों, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन यानी वेग अभी क्या निकाले हैं, हम वेग निकाले हैं LT-1 बटे, और एक समय नीचे है तो T लगा दिया। ये ऊपर आएगा तो M इसमें आया क्या, नहीं आया, LT, एक T माइनस का है, एक और नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 T हो जाएंगे, यानी कि -2 हो जाएगा। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या बना, इसका ऐसा ही मात्रक बना, मीटर तो है नहीं है इसमें, वो सॉरी किलोग्राम तो है नहीं है, मीटर है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं छठवां। हाँ, क्या आप देखें, रेखीय संवेग। क्या है, रेखीय संवेग। रेखीय संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग।
क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। अब यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान मतलब क्या होता है, m गुणे वेग। वेग का क्या निकाला था, LT-1। वेग का क्या निकाला था, LT-1, क्योंकि m 0 था, LT-1 निकला था। तो यहाँ पर इसका भी सूत्र बनेगा mLT-1। तो यहाँ पर इसकी SI मात्रक इसका क्या बनेगा, SI मात्रक बनेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका बना, रेखीय संवेग का बना। ठीक है, अगला देखते हैं बल। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो बल द्रव्यमान कैसे, मतलब m से गुणे त्वरण का निकाल चुके हैं इधर LT-2। तो यहाँ रख देंगे LT-2। इसका क्या बने, mLT-2। इसका ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा, इसका बनेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या बनेगा, न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर। या तो फिर याद रखना बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। या तो इतने पूरे के मान की जगह न्यूटन लिख सकते हैं, और या तो फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो याद रखना आप न्यूटन ही याद रखना, क्योंकि न्यूटन ऐसा है कि एक शब्द है, इतना बड़ा याद नहीं रहता। अधिकतर हर जगह यही यूज होता है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं आवेग। क्या होता है, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय होता है। ठीक है, तो देखिए बल का हमने क्या निकाला है, mLT-2। ठीक है, इनटू क्या है, t, समय है ना, इसलिए t। इधर क्या बन गया, इसका बन गया mLT-1 बन गया। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, ये घट जाएगा। तो इसका सही मात्रक क्या निकला, देखो ये तो न्यूटन है, इसे न्यूटन लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड। इसका सही मात्रक क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड। अगला क्या है, अगला है कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल बराबर अभी हमने बताया आपको mLT-2 इंटू विस्थापन का मतलब L। तो इधर बन जाएगा mL²T-2। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, आपकी कार का। ठीक है, अगला ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, हम ऊर्जा बोलते हैं। तो सेम वही है, इसलिए इसका भी मात्रक होगा mL²T-2, और इसका भी ऐसा ही मात्रक सेम ही होगा। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, सेम होगा। लेकिन याद रखना जो हमने ये लिखा कार, इसके स्थान पे हम जूल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जूल। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आगे देखते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या निकाला है हमने, mL²T-2 बटे T। ठीक है, ये देखो mL²T-2 है और बटे में क्या है, नीचे T है।
ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस को हो जाएगा, तो ये माइनस, एक ये माइनस और दो ये माइनस, तो दोनों माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा ml²t-3, ठीक है। तो याद रखना इसका SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है, वाट। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक SI मात्रक के रूप में आपके आ गया। इसके अलावा शक्ति के अलावा आगे देखते हैं, तो शक्ति के अलावा आता है दाब। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसमें बल को हमने बताया, बल बराबर क्या निकाला था हमने, mlt-2 बटे क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल हमने L² निकाला था। ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, तो एक घट जाएगा, तो इधर हो जाएगा ml-1t-2, ठीक है, ml-1 और t-2। तो ये क्या बन जाएगा, इसका मात्रक बन जाएगा किलोग्राम, दाब का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये बनेगा किसका, आपके दाब का मात्रा, ठीक है। अब देखते हैं किसका, आवेग का, आवेश। तो याद रखना दोस्तों, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। क्या होता है, धारा गुणे समय, ठीक है। आवेश, आवेश मतलब Q, धारा मतलब I, और समय यानी कि T। तो याद रखना इसका जो मात्रक बनेगा, तो देखो m0 है, इसमें m तो आया नहीं है, L0 है, ठीक है, और T 1 है, ठीक है। लेकिन धारा को हम कैसे मापते हैं, A से मापते हैं। तो A मतलब धारा को एम्पियर से मापते हैं, एम्पियर को A से प्रदर्शित करेंगे, इसलिए इसका ऐसा ही इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, m0 L0 T1 और A1, ठीक है, ये इसका बनेगा। इसके अलावा आगे देखते हैं विभव। क्या देखेंगे, विभव या तो फिर विभवांतर, विभवांतर, विभव या विभवांतर। तो इसका क्या होता है, कार्य बटे समय। क्या होता है इसका सूत्र, कार्य बटे समय, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखें कार्य, ऊपर कार्य बराबर अपने पढ़ चुके हो, बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, बटे नीचे क्या है, समय, ठीक है। तो ऊपर देखें बल का मान क्या बताया था हमने, बल बराबर होता है mlt-2 गुणे विस्थापन 1L हो गया, बटे समय T हो गया। तब इसको क्या करेंगे हम, m 1L 2L हो गए, तो L² T 1 2 माइनस का 1 नीचे से जाएगा, तो T-3 हो जाएगा। तो ये बना आपका क्या, विभवांतर, ठीक है। इसके अलावा लास्ट आपका विमीय सूत्र है आपका प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है विभवांतर बटे धारा, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का अर्थ है विभवांतर बटे धारा, ठीक है दोस्तों। विभवांतर, तो यहाँ भी विभवांतर का हम सूत्र निकाल चुके हैं। क्या होता है, कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय। तो यहाँ कार्य बटे समय, और नीचे क्या था, धारा पहले से था, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कार्य का हम सूत्र लगा देंगे। कार्य बराबर हम कहाँ निकल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं। तो यहाँ ml²t-2 ये कार्य हो गया, समय है, समय का मतलब टाइम t, और धारा A एम्पियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ऊपर ले जाएंगे इसे, ml²t, एक 2t है, एक ये जाएगा तो -3 और फिर A-1, ये बना आपका किसका, प्रतिरोध का। तो इस तरह से ये आपके फिनिश हो गए पूरे विमीय सूत्र। तो दोस्तों ये थे आपके विमीय सूत्र जो अभी आपने देखे हैं। तो इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, आज फिजिक्स के यूनिट में हमने आज विमीय सूत्रों को विस्तृत रूप से पढ़ा। मुझे उम्मीद है
आप लोग इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को, सभी लोगों को बीमी सूत्र आने लगेंगे। और इसी तरह से आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से, और इसी तरह से हम आपको पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कराते रहेंगे विथ न्यूमेरिकल सहित। आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ाए जाएंगे, सब कुछ पढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों बस इसी तरह से आप अपनी शिद्दत से लगे रहिए और इसी तरह से हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देते रहें, ताकि आप लोगों के जो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें आप साइंस को बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक इस वीडियोज़ को पहुंचाते रहिए, ताकि वहां से भी उन लोगों को हम हेल्प कर सकें और उन लोगों का भी हमारे लिए सपोर्ट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग इसी तरह अपनी पढ़ाई को सुचारू रखिए। धन्यवाद।